बारिश की तेज फुहारें खिड़की पर पड़ रही थी। रूही अपने बेडरूम के फर्श पर बैठी आंसू बहा रही थी। चारों ओर टूटे हुए कीमती सामान के टुकड़े बिखरे थे। क्या से क्या हो गया मेरा जीवन। एक महल से निकलकर इस छोटे से घर में आई और अब ये हाल। मैं कैसे माफी मांगू सबसे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बहू, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। 6 महीने पहले मुंबई के एक विश्वविद्यालय में रूही और राघव कॉलेज के दिनों से प्यार करते थे। रूही स्टारलाइट होटल के मालिक की बेटी थी, जबकि राघव किराने की दुकान चलाने वाले परिवार से था। रूही, मेरे दिल में जो है वो मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। 2 साल से तुम्हें अपने सपनों में देख रहा हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? शादी का प्रपोजल दे रहे हो? आखिरकार मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। हाँ, 1000 बार हाँ। लेकिन रूही, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। तुम महलों में पली बढ़ी हो और मेरे घर में हर दिन संघर्ष है। तुम्हारे ये कोमल हाथ क्या कभी वो कठिन काम कर पाएंगे जो मेरी घर की औरतें करती हैं? सुनो राघव, मेरे प्यार को इतना कमजोर मत समझो। ये हाथ चाहे नाजुक हो, पर मेरा इरादा फौलादी है। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं हर इम्तिहान पास करूंगी, हर मुश्किल को मात दूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। रूही अपने परिवार से राघव को मिलवाती है। पहली मुलाकात में ही तनाव भरा माहौल था। पागल हो गई हो तुम? इस साधारण लड़के से शादी? मैंने तुम्हें हीरो में रखा है और तुम मिट्टी में जाना चाहती हो। पापा, प्यार कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता। राघव मेरी जिंदगी है। मैं मर जाऊंगी पर उसे नहीं छोड़ूंगी। जद्दोजहद के बाद राघव के सीधे साधे स्वभाव और ईमानदारी को देखकर रूही के पिता मान जाते हैं। बेटा, मैंने अपनी बेटी को हमेशा सोने के पिंजरे में रखा है। इसे आजादी दी है, पर कभी दुख नहीं दिया। अगर इसकी एक भी आंसू की बूंद गिरी तो याद रखना, ये आंसू तुम्हारी जिंदगी का सुकून छीन लेंगे। शादी के बाद पहला दिन रूही पहली बार अपने नए घर में प्रवेश करती है। 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट, पुराना फर्नीचर और साधारण सी रसोई। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक है, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। वाह, कितना अनोखा घर है। छोटा है पर अपनापन तो है। राघव, क्या हम आज नई शुरुआत के लिए बाहर खाने चले? मुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत सेलिब्रेट करनी है। बाहर? लेकिन रूही, माँ ने तो तुम्हारे स्वागत के लिए खास खाना बनाया है। उन्होंने पूरी रात जागकर तैयारी की है। तुम्हारी पसंद की मिठाई भी बनाई है। प्लीज राघव, मैं समझती हूँ, लेकिन आज हमारी पहली रात है। क्या तुम अपनी बीवी की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? इस दुनिया में मेरा अब सिर्फ तुम ही तो हो। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। क्या बातें हो रही है नई दुल्हन के साथ? कैसा लगा बेटी तुम्हें हमारा छोटा सा घर? माँ, वो रूही, मेरा मतलब है, हम सोच रहे थे शाम को बाहर डिनर। ओह, मैंने तो, खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी बहू रानी। मैंने तो रात भर जाकर खाना बनाया था, तुम्हारे लिए खास गाजर का हलवा भी। पर कोई बात नहीं, तुम जाओ, आनंद करो। सविता की आंखों में आंसू झलकते देख रूही को थोड़ा अफसोस होता है, पर शाम होते होते वो राघव को मना लेती है। वो अपनी दहेज में आई शानदार कार निकालकर राघव को मुंबई के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। हे भगवान, 2000 रुपए का सिर्फ एक स्टार्टर? ये तो मेरी पूरे महीने की सैलरी से भी ज्यादा होगा। अरे, अब क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वाह, यहाँ तो सब कुछ है। मुझे शैंपेन के साथ लॉबस्टर, थर्मिडोर और ट्रफल रोजेटर चाहिए। राघव, तुम वाइन लोगे या विस्की या फिर शैंपेन मेरे साथ? अरे, मुझे अचानक तेज पेट में दर्द हो रहा है रूही। क्या हम कहीं और चल सकते हैं? यहाँ से दूर एक पुराना ढाबा है,
वहां का खाना स्वर्ग से भी बढ़कर है। राघव कांपते हुए हाथों से नैपकिन पर लिखता है। रूही पहले तो गुस्से से नैपकिन को फेंक देती है, फिर राघव की आंखों में डर देखकर उसका हृदय पिघल जाता है। ठीक है मेरे राजा, चलो तुम्हारे ढाबे पर ही चलते हैं। वैसे भी मुझे पंजाबी खाना बहुत पसंद है, लेकिन अगली बार तुम मेरे पसंद के रेस्टोरेंट में चलोगे और ये मेरा हुक्म है। अगली सुबह सविता रूही से घर के काम करने को कहती है। बहू, थोड़ा झाड़ू लगा दो, मैं पोछा मार दूंगी। माँ जी, झाड़ू? मैंने तो कभी अपने कपड़े भी नहीं धोए। मेरे घर में हर काम के लिए नौकर थे। ये महल नहीं है बहू, एक आम परिवार का घर है। यहाँ सब मिलकर काम करते हैं। रूही घबराकर अपने कमरे में जाकर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगती है। वो अपने पिता के क्रेडिट कार्ड से महंगे घरेलू उपकरण ऑर्डर करती है। हाँ, एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए। रोबोट वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, सब आज ही चाहिए। दोपहर तक पूरा घर मशीनों से भर जाता है। सविता और सुमित हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? इतने साल इस घर को संभाला और एक दिन में इसकी पूरी शक्ल बदल गई। वाह भाभी, ये सब कितना कूल है। आप तो एकदम फैशनेबल हो। देखिए माँ जी, अब झाड़ू भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये रोबोट खुद ही सारा घर साफ कर देगा। बहू, ये सब हमारे लिए अजनबी है। हमारे बिजली के बिल का क्या होगा? रूही अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी ऑनलाइन डिलीवरी का सहारा लेती है। खाना भी होटल से मंगवाती है। एक दिन उसकी सहेली रीना आती है। वाह रूही, तूने तो इस मिडिल क्लास घर को भी अपने घर जैसा बना दिया। बस यार, सोचा थोड़ा मॉडर्न टच दे दूं। और ये काम वाम, पकाना वकाना, उनके ये पुराने तरीके। अरे यार, सब ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। आजकल हर चीज डिलीवरी हो जाती है। सविता उनकी बातें सुन लेती है और दुखी हो जाती है। वे और सुमित राघव से शिकायत करते हैं। बेटा, तेरी बीवी ने घर का माहौल बिगाड़ दिया है, हर चीज बदल दी है। राघव, तेरी बीवी की ये अमीरी के नखरे हम नहीं झेल सकते बेटा। माँ पापा, थोड़ा वक्त दीजिए। रूही नई है, सीख जाएगी। एक सप्ताह बाद रूही ऑनलाइन एक नौकरानी ढूंढती है। देखिए माँ जी, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये लक्ष्मी सब संभाल लेगी। लेकिन 3 दिन बाद जब सब बाहर होते हैं, नौकरानी घर का कीमती सामान, गहने, लैपटॉप, पेंशन की बचत सब लेकर फरार हो जाती है। अरे ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। किसी अनजान पर भरोसा करके तुमने हमें लुटवा दिया। पापा शांत हो जाइए, हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मेरी माँ के गहने सब चले गए। रूही महसूस करती है कि उसने अपने तरीकों से परिवार को कितना दुख पहुंचाया है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अहंकार में अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया। मुझे सिखाइए कि मैं एक अच्छी बहू कैसे बनूं। बेटी, जो गया सो गया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस अपने दिल में प्यार रखो। अगले दिन रूही सबसे पहले उठती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। आज से नया सफर, कोई मशीन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। रूही झाड़ू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अनाड़ीपन से गड़बड़ हो जाती है। भाभी, ऐसे नहीं, इस तरह पकड़िए झाड़ू को, और इधर से उधर नहीं, एक ही दिशा में। मनीषा, मुझे सिखाओ, मैं सीखना चाहती हूँ। मनीषा और सविता रूही को घरेलू काम सिखाते हैं। उसके हाथ छिल जाते हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती। कुछ दिनों बाद रूही खाना बनाने की कोशिश करती है। चावल बिखर जाते हैं, दाल जल जाती है, रोटियां या तो कच्ची रह जाती हैं या जल जाती है। मुझसे नहीं होगा, मैं कितनी बेकार हूँ। बेटी, पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सविता धीरे धीरे रूही को खाना बनाना सिखाती है। आटा इस तरह गूंथते हैं, बहुत जोर से नहीं, धीरे धीरे। ऐसे माँ जी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे हाथों में जादू है, बस अभ्यास चाहिए। धीरे धीरे रूही सीख जाती है। एक दिन वो बाजार से लौटकर देखती है कि उसके महंगे उपकरण गायब हैं।
ये सब कहाँ गया? भाभी, हमने सोचा कि अब जब आपने हमारा तरीका अपनाया है तो ये सब फिजूल है। हमने बेच दिया और उस पैसे से माँ पापा के गहने खरीदे हैं। बाकी पैसे हमारे भविष्य के लिए हैं। 1 महीने बाद रूही पूरा खाना बनाती है, घर को सजाती है और मिट्टी के दिए जलाती है। अरे वाह रूही, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। भाई जादू है, जादू। सच में आपको अच्छा लगा? मैंने तो बस माँ जी के बताए अनुसार बनाया। बहू, तुमने तो मुझसे भी अच्छा बनाया है। मैंने हमेशा कहा था कि हमारी बहू सबसे अच्छी है, बस समय चाहिए था। भाभी रॉक्स, अब मुझे भी सिखाओगी? आप सबका शुक्रिया मेरी नादानियों को माफ करने के लिए। मैं वादा करती हूँ हमेशा इस परिवार के लायक रहूंगी। रात को रूही और राघव बातें करते हैं। राघव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से घर में इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। पापा के महल में ऐसा सुकून नहीं था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बदल जाओगी। वादा करो, अगर मैं फिर से अपने पुराने रंग में जाऊं तो याद दिलाओगे कि असली खुशी इन छोटी चीजों में है। वादा। पर अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुमने सबक सीख लिया है। अगले दिन रूही अपने पिता को फोन करती है। पापा, आपने जो जायदाद मेरे लिए रखी है उसे एक चैरिटी को दान कर दीजिए। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास जो है वो काफी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में पहले कभी इतनी खुश नहीं थी। मैंने जिंदगी में जीना सीख लिया है पापा। रूही अपनी कार बेचकर उस पैसे से मोहल्ले में एक छोटा सा क्लिनिक खोलती है जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। और अब उसकी आंखों में एक नई चमक है, संतुष्टि और आत्मसम्मान की चमक। अरे यार, मेरी बीबी एक परी है जिसने अपने पंख काट कर धरती पर आना पसंद किया, क्योंकि उसने जाना कि असली उड़ान दिल की होती है। रूही की कहानी मोहल्ले में मिसाल बनी कि कैसे एक अमीर बहू ने अपने नखरे छोड़कर आदर्श गृहिणी बनना सीखा, क्योंकि असली अमीरी दिल की होती है, बैंक बैलेंस की नहीं। अरुणा अपनी 2 बेटे और बहू जानकी के साथ रहा करती थी। एक दिन अरुणा का बड़ा बेटा विक्रम गुस्से में कहता है, मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है, सिर्फ मेरे ही कमाने से ये घर नहीं चलेगा, लेकिन आप लोगों को सुना ही कहाँ देता है। शायद इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। विक्रम, किसने कहा कि तुम्हारे इस घर में कोई अहमियत नहीं है? तुम इस घर के कर्ता धर्ता हो। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? अरे अगर सुन रहे होते तो अपने लाडले को समझा देते कि घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटी नहीं मिलती और रोटी खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। कहाँ है वो वैसे? वो दिख क्यों नहीं रहा? अरे रहने दीजिए ना, कहीं गए हुए हैं देवर जी। जब घर लौटेंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगी। बस अब गुस्सा मत कीजिए, ऑफिस जा रहे हैं आप। हाँ हाँ, तुम तो अपने देवर की साइड ही लोगी। अगर अपने देवर की साइड नहीं लोगी तो तुम्हारे गले से खाना कैसे उतरेगा? तो ये था अरुणा देवी के बड़े सुपुत्र, जिनके नाक पर हमेशा गुस्सा रहता। अब बड़ा बेटा कमाने वाला हो तो उसकी बात काट भी कौन सकता है। बड़े भाई के ऑफिस जाते ही अरुणा देवी का छोटा बेटा विशाल घर आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी, चले गए आपके पूजनीय पतिदेव। अरे जब तक घर पे रहते हैं लगता है किसी ने सर के ऊपर तलवार लटका रखी हो। देवर जी, उनका गुस्सा करना भी तो जायज है। क्यों सुनते हो आप उनकी डांट? जब आपको पता है उनका गुस्सा किस चीज को लेकर है तो क्यों कोई काम नहीं करते? भाभी, आप ऐसा कह रही हो? अरे भैया काम करते हैं, उनको देखा है कभी आपने? अरे छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी चलता है काम। इसीलिए मैं काम ही नहीं करता, ना काम करूंगा ना ही किसी पे गुस्सा करूंगा। क्या कहा तूने? काम नहीं करेगा? वाह, बड़ी अच्छी बात कर रहा है तू। अब अगर ये बात कहते हुए तेरे भैया ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। मेरी प्यारी माँ, कितनी मासूम हो आप। आपको लगता है भैया बाहर खड़े होकर मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे माँ, क्योंकि वो अपने ऑफिस तक पहुँच भी चुके होंगे। और आप भी ना चिंता मत किया करो, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। हाँ पता है, कितना संभाल लेगा? जब तक बड़ा भाई घर पर रहता है तब तक तो आवाज क्या, तू खुद गायब रहता है। बड़ा आया संभालने वाला। तीनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी घर पर अचानक विक्रम का आना होता है और अपने छोटे भाई को देखकर वो कहता है, अरे वाह, आ गया तू घर। क्या बात है, मुझे तो पता ही था तू अब तक घर तो आ ही गया होगा।
बस इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर चला गया था। चाय पीकर वापस आया हूँ, ये देखने कि तू घर आया भी है या नहीं। अरे देखो तो, प्रभु के दर्शन हो ही गए। हाँ बस अभी आया है, बाहर से मंदिर गया था, सुबह सुबह पूजा करके आया है। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ प्रसाद दो मुझे। अरे मुझसे कैसे शर्माना, दो भाई प्रसाद लाओ। क्यों, खत्म हो गया क्या? वैसे मैं बता दूं, मैं अभी घर वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि आज हम विशाल के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या लड़की देखने? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं क्यों देखूं लड़की? मेरी उम्र ही क्या है अभी, मुझे नहीं देखनी लड़की वड़की। अरे मेरे भाई, तुझे देखते ही कोई लड़की एक ही बार में हाँ नहीं बोल देगी। इतना भी अच्छा नहीं दिखता है तू, तो जा जाकर तैयार होकर आ। और आपका ऑफिस? आज आपको ऑफिस नहीं जाना? जो लड़की देखने की बात कर रहे हो, फिर कभी चले जाएंगे, आज रहने देते हैं। अच्छा, ताकि तुम्हारे देवर को दूसरा मौका मिल जाए घर से भागने का। अगर इसकी शादी करवा देते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होगा इसे, शायद तब जाकर कुछ बन पाए, वरना इसका भविष्य तो अंधकार में ही है। कोई बात नहीं भैया, अंधकार ही सही, लेकिन अब होने दो। और वैसे भी मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं पहले काम करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। मेरी होने वाली पत्नी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है रे तेरी। लेकिन अब कोई फायदा भी नहीं है, अब तू चल लड़की देखने, और तेरा काम मैंने भी देख रखा है। बेचारा विशाल अब चाहकर भी अपने बड़े भाई का कहा टाल नहीं सकता। वैसे विशाल बहुत सीधा साधा था, अपने भाई से बहस तक नहीं करता, लेकिन जब भी शादी की बात आती तो बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। कुछ ही दिनों बाद विशाल की शादी सुनैना से हो जाती है, और एक दिन सुनैना सबके सामने अपनी सास से कहती है, माँ जी आप जेठ जी से कह दो कि मुझसे बहस ना करे, वरना मैं भी ना चुप नहीं रहने वाली हूँ। शादी करवा के आप लोग ही लाए हो मुझे। अरे बस कर बहू, तेरा जेठ है, कोई गैर नहीं जो तू उससे ऐसे बात कर रही है। अब तू छोटी है तो बड़ू का कहना मान लिया कर। जाकर घर का काम कर ले। अरे मैं क्यों काम करूं? मुझे घर के काम करवाने के लिए बहू बनाकर लेकर आए थे क्या? जेठानी जी से क्यों नहीं करवाती आप? हमेशा मुझे ही क्यों बोलती हो काम करने के लिए? मुझसे नहीं होगा कोई भी काम। कैसे नहीं होगा, मैं कमाता हूँ इस घर में और सारा खर्चा मैं ही करता हूँ, तो कैसे तुम घर का काम नहीं करोगी? अगर विशाल भी कमा रहा होता तब भी तुम्हें घर का काम करना ही पड़ता। अरे बस कीजिए, ऐसे कौन लड़ता है अपने छोटे भाई की बीवी से? किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? जरा शर्म करो आप दोनों। और सुनैना, तुम्हें कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं माँ जी, बहुत हो गया, मुझे अपने पति का हिस्सा चाहिए, उसके बाद हम खुद देख लेंगे अपना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे बहू, ऐसा अनर्थ मत कर। इस घर के 2 टुकड़े करके क्या मिलेगा तुझे? पैसे चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन अपने ससुराल के 2 टुकड़े मत कर। नहीं माँ, सुनैना बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी एक छत के नीचे लोगों के साथ अब नहीं रह सकता। हो सके तो घर के 2 हिस्से कर दो ताकि हर कोई खुश रहे, लेकिन मुझे मेरे हिस्से में कोई कमी नहीं चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए मुझे। विक्रम और सुनैना की बात सुनकर घर के सभी सदस्य हैरान थे। कई दिनों तक बहस होती रही, और एक दिन विक्रम की मासी आती है और अपनी बहन अरुणा से कहती है, दीदी दे दो इनको जो चाहिए, जब सर पर डंडे पड़ेंगे ना तब खुद ही समझ आएगा। क्या करूं, तू ही बता। मैं अपने घर के 2 टुकड़े कर दूं, जिसे इतनी मेहनत से बनाया है? क्या अपने बच्चों को एक दूसरे से अलग कर दूं मैं? देखो दीदी, अगर घर पर रोज रोज ऐसे झगड़े होते रहे तो उनको वो चीज दे ही दो जिसके लिए बच्चे जिद कर रहे हैं। जब चीज टूट कर बिखर जाएगी तब पता चलेगा। तो तुम उनको उनका हिस्सा दे दो और मेरे साथ गांव चलो। कैसे करूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ये सब करने की। अब जो भी सही लगे तू ही कर, और मुझे ले चल गांव। कुछ वक्त के बाद आखिरकार सुनैना और जानकी के ससुराल के 2 टुकड़े हो ही जाते हैं। दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अलग होकर अपने नए घर में रहते हैं। अरुणा अपनी बहन के साथ गांव चली जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। अब तो विशाल भी कमाने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुनैना विशाल से पूछती है, क्या हुआ जी? ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? क्या आपको तकलीफ हो रही है? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं, सीने में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। अरे आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आराम कर लो, सब ठीक हो जाए।
अगर भाभी होती तो शायद मेरे दर्द को देख के रो पड़ती। काश हम पहले जैसे रह पाते। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो बाप? आराम करो ना। अगर फिर सीने में दर्द हुआ तो मुझे कुछ मत कहना, अपना दर्द सह लेना। बेचारा विशाल अपनी भाभी के बारे में सोचता है और आराम करने लगता है। अब विक्रम की नौकरी भी छूट चुकी थी, इसलिए वो भी घर पर बैठा अपनी बीवी से बातें करता है। तभी जानकी कहती है, अगर अभी हम सब एक साथ होते तो शायद ये दिन हमें कभी देखना ना पड़ता। अपनी भगवान जैसी माँ को रुलाया था आपने, ये तो होना ही था। तो मैं क्या करता, अपने छोटे भाई की तरह ही चुप रहता। मुझसे तुम्हारा अपमान सहा नहीं जा रहा था, इसलिए सोचा अलग रह के ही खुश रहेंगे। अच्छा, मतलब अब आप खुश हो अपने भाई और माँ के बिना? देखिए अभी भी वक्त है, हम उन्हें ढूंढते हैं और साथ रहते हैं जैसे पहले रहते थे। ठीक है, मैं अभी माँ को गांव से ले आऊंगा और हम सभी साथ रहेंगे। तुम विशाल और सुनैना को यहाँ ढूंढ कर ले आओ। दोनों अपनी अपनी सफर पर निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद एक दिन जानकी को विशाल कहीं बाहर मिलता है, वो भी बीमारी की हालत में, और वो उससे कहती है, विशाल तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? और सुनैना कहाँ है? क्या वो तुम्हारी सेहत का ख्याल नहीं रखती? भाभी, आप यहाँ इस जगह, वो भी अकेले, इस अनजाने जगह पर क्या कर रही हो आप? अनजान तो कुछ भी नहीं है, वही शहर है, बस जगह अलग है। और मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ अपने साथ। देखो तो तुमने खुद की कैसी हालत कर रखी है। देवर भाभी के बीच बहुत बातें होती हैं। जानकी दोनों को अपने साथ ले जाती है। गांव से विक्रम भी अपनी माँ के साथ लौटता है। सभी साथ रहते हैं, लेकिन कुछ समय में दोनों भाई मेहनत करते हैं और अपना पुराना घर वापस ले लेते हैं।